हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश में टेंस क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इस विषय के ऊपर बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो वाक्य होते हैं एक तो सिंपल होते हैं और एक टेंस के अकॉर्डिंग वाक्य बनते हैं। जो सिंपल वाक्य होते हैं उसमें सब्जेक्ट क्रिया को नहीं करता। अब आप कहोगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट वो वर्ड है जो एक वाक्य में क्रिया को, जो एक्शन उस वाक्य में हो रहा है उसको जो करने वाला है, यानी जो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा समझ आएगी। जैसे वह खेलती है, इसमें खेलने का काम कौन कर रही है? वह एक लड़की है या कोई भी छोटी बच्ची है। वह खेलती है, शी प्लेज। तो अब खेलने का काम वह यानी इस वाक्य का ये सब्जेक्ट वह है, तो ये खेलने का काम वह कर रही है। तो यहाँ सब्जेक्ट खेलने का काम कर रहा है। तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट क्रिया को करता है वो टेंस कैटेगरी में आते हैं, और जिसमें सब्जेक्ट क्रिया को नहीं करता वो सिंपल होते हैं। तो चलिए अब अपन टेंस की बात करते हैं। तो टेंस का मतलब है काल। काल का मतलब है समय। हम बात करते हैं इंग्लिश में, उस बात को हम कैसे व्यक्त करें, इसके लिए हमें उसके काल को देख के बात करनी है कि किस समय में वो बात की जा रही है। तो देखिए, जैसे मैं खाता हूँ, तो ये प्रेजेंट की बात है। जैसे मैंने खाया, इसका मतलब वो खा चुका, मतलब उसके खाने का एक्शन हो चुका, तो ये पास्ट की बात है। इसी प्रकार वह खाएगा, ये फ्यूचर की बात है कि अभी उसने खाना है। तो इस प्रकार बात को करने के 3 काल हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट के 4 रूप होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार जैसे प्रेजेंट के 4 रूप हैं, ऐसे ही पास्ट के यही 4 रूप हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर के 4 रूप हैं। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार हमारे टोटल 12 टेंस हो गए। हम 1 बाय 1 एक एक करके टेंस को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं द सिंपल प्रेजेंट टेंस की या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में ता है, ते है, ती है, ता हूँ आदि आए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं खेलता हूँ, इसमें ता हूँ। वह खेलती है, ती है। वे स्कूल जाते हैं, ते है। तो जो त की साउंड है उसके साथ आ या ई की या ए की मात्रा के बाद हूँ, है, हैं का प्रयोग हुआ हो, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो अब इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये जानने से पहले इस बात को जानना भी ज़रूरी है कि हर सेंटेंस के
तीन टाइप होते हैं। वो तीन टाइप कौन कौन से देखिए। सबसे पहले है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनमें सिंपल बात कही जाती है, उसमें ना तो कोई नेगेटिव सेंस होती है और ना ही कोई इंटेरोगेटिव सेंस होती है, यानी कि ना तो उसमें नहीं होता है ना उसमें कोई बात पूछी जाती है। जैसे सिंपल हम कहें वे खेलते हैं, ये एक सामान्य बात है, तो ये अफर्मेटिव है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है नेगेटिव। नेगेटिव में नोट की सेंस इंक्लूड होती है, जैसे वे नहीं खेलते, तो यहाँ नहीं के होने से ये वाक्य नेगेटिव हो गया। इसी प्रकार अगली टाइप है इंटेरोगेटिव, जिसमें क्या वे खेलते हैं कोई बात पूछी जाती है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो ये हो गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अब ये जो हम सेंटेंसेस करेंगे, ये जो हम टाइप्स करेंगे टेंस की, ये सब अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव या नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव इकट्ठा भी हो सकता है। इस वे में इनको हमने समझना है। अब सबसे पहले आप द सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन समझ लीजिए कि ये बनते कैसे हैं। इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो एक्शन वर्ड्स होते हैं जैसे प्ले, डू, गो, इनकी तीन तीन फॉर्म्स होती हैं, जैसे गो की गो, वेंट, गोन, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो इस प्रकार इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ हम एस या ई एस का यूज़ करेंगे और वो ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। यहाँ एक दो और पॉइंट्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, जिनको समझे बिना तुम इसकी फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाने के बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कर्म। जैसे इस चीज़ को भी एक उदाहरण से समझिए। जैसे मैंने कहा वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, तो इसमें ही सब्जेक्ट हो गया, प्लेज वर्ब की फॉर्म होगी, इसके साथ हमने एस लगाया, और क्या खेलता है वो, क्रिकेट, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। जो खेलने का कर्म है वो किसके ऊपर हो रहा है, क्रिकेट के ऊपर। तो इस प्रकार इनकी फॉर्मेशन होगी। लेकिन अब ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि वर्ब की कौन कौन सी ऐसी फॉर्म्स हैं जिनके साथ एस लगता है, या कौन कौन सी ऐसी फॉर्म्स हैं जिनके एंड में ई एस लगता है। ये चीज़ क्लियर किए बिना भी तुम टेंस नहीं बना सकते। तो चलिए इस बात के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसी वर्ब की फॉर्म जो ओ पे ख़त्म होती हों, जैसे गो, ओ वावल हो गया ना, ओ पे ख़त्म हुई, तो इसके पीछे हम लगाएंगे ई एस। जैसे डू, इसके पीछे हम लगाएंगे ई एस, गोज, डज। तो ऐसे वर्ब के फॉर्म्स जो ओ पे ख़त्म होते हैं उनके पीछे ई एस लगता है। या फिर ऐसी वर्ब की फॉर्म जिनके पीछे डबल एस हो, जैसे मिस या एस एच, पुश, इनके पीछे ई एस लगता है। इसके बाद थर्ड है कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अब कॉन्सोनेंट मैंने तुम्हें आर्टिकल्स में बहुत अच्छे से समझाए थे कि स्वर और व्यंजन, जो हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल्स हैं यानी कि स्वर हैं, और बाकी जो 21 अल्फ़ाबेट्स हैं जैसे क, ख, च, छ, त, थ, ये सब, ये हमारी व्यंजन साउंड हैं। इनके व्यंजन साउंड के पीछे वाई हो तो वहाँ हम क्या करते हैं, वाई को चेंज कर देते हैं आई में, और उसके बाद हम लगाते हैं आई ई एस। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखिए कराई, सी आर वाई। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमने यहाँ वाई को काट के आई लगा दिया और उसके साथ ई एस लगा दिया। इसी प्रकार मैरीज, ट्राइज, फ्लाइज। क्लियर। तो ऐसे वर्ब की फॉर्म जिनके बाद एंड में कॉन्सोनेंट हो, साथ में वाई हो, तो वाई को काट के उसे आई में चेंज करो, फिर ई एस लगाओ।
इसके बाद कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें वाई से पहले वोवल होता है, जैसे से, वाई से पहले ए वोवल साउंड है। प्ले, वाई से पहले ए, तो वहाँ हम वाई के बाद सीधा एस लगाएंगे। तो ये तो हमारे वो रूल्स हुए जिनसे हमें ये पता चलता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म के पीछे ईएस लगता है। तो इस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए याद रख सकते हो कि इसके अलावा जो भी वर्ब की फॉर्म होगी उनके साथ एस लगेगा। इन सिस्टम के अंडर जो वर्ब की फॉर्म्स आ जाती हैं उनके एंड में हम ईएस लगाएंगे। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं पर्सन की। जैसे मैंने यहाँ कहा कि एस या ईएस लगाने के बाद ये जो एस या ईएस है ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, थर्ड पर्सन। तो अब पर्सन क्या होते हैं, तो यहाँ मैं तुम्हें संक्षिप्त रूप में सीधी सी बात समझाती हूँ कि जब दो लोग बात करते हैं, बात करने वाला फर्स्ट पर्सन है, बात सुनने वाला सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन है। क्लियर? अब जैसे मैंने कहा तुम जाओगे, तो यहाँ मैंने आई फर्स्ट पर्सन हुआ, और जिसको कहा वो जो सुन रहा है वो कौन है, यू, वो सेकंड पर्सन हुआ। तुम जाओगे, तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड पर्सन हो गए। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो दिल्ली जाएगा। अब मैंने तुम्हें बताया था, मैंने फर्स्ट पर्सन, तुम्हें बताया था यू सेकंड पर्सन, वो दिल्ली जाएगा वो थर्ड पर्सन। क्लियर? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगता है, बाकी सब जो रह जाएंगे फर्स्ट या सेकंड पर्सन उनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैं खेलता हूँ, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, आई प्ले। क्लियर? यहाँ ये आई फर्स्ट पर्सन हुआ तो हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। इसके बाद देखिए वह खेलती है, ये शी थर्ड पर्सन हुआ तो ये प्लेज, शी प्लेज। यहाँ देखिए वे स्कूल जाते हैं, दे प्लूरल हुआ थर्ड पर्सन हुआ, दे गो टू स्कूल। अब यहाँ ये दे है तो थर्ड पर्सन लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, तो इसलिए हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। चलिए अब ऑब्जेक्ट को भी समझ लेते हैं। जैसे शी प्लेज, यहाँ हम प्लेज के बाद अगर बोलते हैं क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है, तो ये क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव ये तो मैंने तुम्हें सब बता ही दिया, लेकिन अब नेगेटिव फॉर्मेशन कैसे होगी उस चीज़ को समझ लीजिए। नेगेटिव फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम डू या डज में से एक लगाएंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे वह स्कूल नहीं जाती, शी डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ देखिए हमने टू प्रेपोजिशन भी लगाई, तो सेंटेंस फॉर्मेशन में हमें इंग्लिश की ग्रामर के हर कॉन्सेप्ट को समझना होता है। इनमें आर्टिकल्स, पंक्चुएशन मार्क्स या प्रेपोजिशंस, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये जो बाकी की चीज़ें हैं जैसे प्रेपोजिशन है, ये सेपरेट वीडियो में अलग अलग तरीके से फिर समझाई जाएंगी, या पीछे जो वीडियो मैंने बनाई हैं उनमें बताया भी है। तो उस चीज़ को पहले सुनो, फिर क्लियर होगा
कि कहाँ कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होती है, तो उनको लगाए बिना भी जो हमारी सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो नहीं हो सकती। इसी प्रकार अगर हम कहें मैं स्कूल नहीं जाता, तो यहाँ आई, फिर हम लगाएंगे डू नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ क्या चीज़ क्लियर हुई कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाया जाएगा और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ डू नॉट का यूज़ होगा। क्लियर। अब चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी वही बात कि थर्ड पर्सन के साथ डज लगेगा और आई, वी या यू सेकंड पर्सन के साथ डू लगेगा। लेकिन यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो डज या डू और हमारा जो एक्शन वर्ड है, वर्ब की जो फॉर्म है, उनके बीच में आ जाता है हमारा सब्जेक्ट। यानी पहले हम डू या डज का यूज़ करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की फॉर्म लगाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि जब हम डू या डज का, चाहे हम उसका नेगेटिव में यूज़ करें, चाहे हम उसका इंटेरोगेटिव में यूज़ करें, जब हम वो यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस या ई एस वाला फंडा है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे डज ही प्ले, फिर तुम लगाओगे क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ तुम्हारे पंक्चुएशन मार्क भी काम आए। इसी प्रकार डू वी गो क्वेश्चन मार्क। क्लियर। डू यू प्ले क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू यू प्ले क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ मैं तुम्हें एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि इंटेरोगेटिव वाक्य में WH फैमिली काम करती है। WH फैमिली का मतलब जैसे व्हाट, वाई, व्हेन। क्लियर। WH फैमिली ज़रूरी नहीं है कि क्या वाले हर वाक्य में ही हो। तो इसके लिए तुम इस चीज़ को याद रखो कि जब कोई बात ऐसी पूछी जाए जिसका आंसर यस या नो में हो, वहाँ WH फैमिली यूज़ नहीं होती। जैसे हमने कहा डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, तो आंसर आएगा हाँ हम खेलते हैं या हम नहीं खेलते। यस या नो में आंसर हुआ ना, तो हमने वहाँ WH फैमिली का यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर हम कहें व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, तो जिससे हम पूछ रहे हैं वो बताएगा ना कि हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी जो चीज़ वो खेल रहा है उसका जवाब देगा ना। तो जिसका आंसर क्या में पूछा जाता है, वहाँ WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं जैसे व्हेन, वाई, व्हाट, ये यूज़ होते हैं। क्लियर। तो मेरी ये जो वीडियोज़ हैं वो बेसिकली मैं मैट्रिक या +2 के स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन है और हम टीचर लोग घर से ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास के हैं, इसके अलावा जो और स्टूडेंट्स, चाहे वो मेरी क्लास के हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन जिनके सिलेबस में टेंसेस हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए तो तुम मेरे से पर्सनल व्हाट्सएप पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हो। और यहाँ अब मैं स्टूडेंट्स के लिए ये बात क्लियर कर दूँ कि एग्ज़ाम में तुम्हें कोई हिंदी से इंग्लिश बनाना या इंग्लिश से हिंदी बनाना ऐसे टेंसेस नहीं आते। तुम्हें क्या आएगा कि तुम्हें कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म को यूज़ करो। वहाँ तुम्हें कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे और ब्रैकेट में वर्ब की फॉर्म दी जाएगी और तुम्हें ये जो हमारे 12 टेंस हैं ये क्लियर होने चाहिए, तभी तुम वर्ब की करेक्ट फॉर्म को यूज़ कर सकोगे।